बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड लूप्स को। अब नेस्टेड लूप्स में जो नेस्टेड का लफ्ज़ है ये क्या होता है? नेस्टेड लूप्स होते हैं कि भाई जैसे हमने नेस्टेड इफ कंडीशंस पढ़ी थी, तो नेस्टेड हमने कहा था कि जब कोई भी चीज़ उसी चीज़ के अंदर दोबारा से एग्जिस्ट करती हो तो वो नेस्टेड होती है। मतलब कि अगर इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स जो थी वो इस तरह की थी कि वो कहते हैं कि इफ की स्टेटमेंट है तो इधर इफ आता है, अंदर उसकी कंडीशन आती है, तो इसके अंदर एक और अगर इफ की स्टेटमेंट आ जाए, मतलब कि इफ के अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट आ जाए, तो हम इन्हें कहते थे कि ये नेस्टेड इफ्स हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते हैं कि लूप्स के लिए ये क्या होंगे। तो लूप्स के लिए भी इसी तरीके से है कि कोई भी लूप है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। तो अगर यहाँ पे हमने उस लूप का सिंटैक्स लिखा है, इधर अगर मसलन लूप की जगह पे आ जाएगा फॉर, और आगे फिर इनिशियलाइज करने वाली कंडीशन और टर्मिनेशन की कंडीशन और इंक्रीमेंट की कंडीशन तीनों लिखने के बाद उसके बाद हम लूप के अंदर आएंगे और उसके अंदर फिर से एक और लूप है। ठीक है, तो लूप के अंदर एक लूप एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इस तरह की जो सिंटैक्स है या इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं कि नेस्टेड लूप है, कि एक लूप के अंदर एक लूप है। जैसे अगर वाइल लूप हो तो इस तरह का होगा कि भाई एक वाइल लूप है, उसके अंदर कोई कंडीशन लिखी हुई है और उसके अंदर एक और लूप है। अब वो जो उसके अंदर जो लूप है वो वाइल लूप भी हो सकता है, वो फॉर लूप भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अंदर वाला लूप कुछ भी हो सकता है, बाहर वाला लूप कुछ भी हो सकता है। बस एक लूप के अंदर एक लूप जो है ना वो जो है नेस्टेड लूप होता है। मसलन कि आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाइल लूप हो और यहाँ पे बेशक जो है ना वो कोई फॉर लूप आ जाए। ठीक है, इन दैट केस फिर भी आप ये कहेंगे कि ये एक नेस्टेड लूप है। ठीक है, क्योंकि एक लूप के अंदर एक और लूप एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और कैसे किया जाता है। इस चीज़ को हम देखते हैं एक एग्जांपल में। ठीक है, तो एक सवाल हमें दिया गया है। सवाल में वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग लूप्स टू प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एज गिवन बिलो। अब प्रोडक्ट नंबर उसने कैसे दिए हैं कि भाई पहले लाइन में लिखा है वन वंस आर वन, फिर आगे लिखा है वन टूज आर टू, और फिर वन थ्रीज आर थ्री, वन फोर्स आर फोर, और फिर टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स एंड टू फोर्स आर एट। फिर लिखा हुआ जी थ्री वंस आर थ्री, थ्री टूज आर फोर सिक्स, एंड थ्री थ्रीज आर नाइन, एंड थ्री फोर्स आर ट्वेल्व। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो इस सारे के सारा जो लिखा हुआ है ये लगता है इस तरह के जिस तरह टेबल्स नहीं हमने प्रिंट करवाए थे फॉर लूप से, ये लगता है कि उस तरह का कोई काम है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हम इसको गौर से देखें और डिवाइड करें ना, तो इसमें एक डिवीजन प्रोग्राम में नजर आ रही है। तो मैं इस लाइन की बेसिस पे आपको डिवीजन दिखाता हूँ। तो ये देखिए लिखा हुआ कुछ इस तरह से है कि पहला पार्ट कोड का ये है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है ना वो ये है आउटपुट का, और तीसरा पार्ट ये है कि ये पहले वाले पार्ट में वन का टेबल है वन से फोर तक, तो दूसरे वाले पार्ट में टू का टेबल है वन से फोर तक, और तीसरे वाले पार्ट में थ्री का टेबल है वन से फोर तक। ऐसा नहीं है बिल्कुल? तो ऐसा ही है बिल्कुल, हमें नज़र भी ऐसे ही आ रहा है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको पार्ट बाय पार्ट करके देखते हैं कि हम कैसे हम ना इसके रिजल्ट को अचीव करेंगे। तो जो पहले वाला पार्ट है उसके लिए हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर कौन सी वो चीज़ है जो चेंज हो रही है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस हमें बनानी होगी, तो मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि जो वन टू थ्री फोर है ना ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जबकि ये वाला वन तो सेम रह रहा है। और अगर हम इनका जब प्रोडक्ट लेंगे चेंज होने वाले नंबर्स के साथ, तो ये वाली वैल्यूज़ तो हमें वैसे ही मिल जाएंगी। तो इस वाली लिए इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो इस जगह के ऊपर है हमें, सिर्फ अभी जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं जिनसे वन आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनमें पहली जो वैल्यू है वो देखिए, वो पहली वाली वैल्यू इनमें वन की है और लास्ट वाली वैल्यू इनमें फोर की है। तो पहली वाली वैल्यू जो है ना हमारे लूप का स्टार्ट पॉइंट होगा, और लास्ट वाली वैल्यू जो है ना ये हमारे लूप का एंड पॉइंट होगा। और इन दो वैल्यूज के दरमियान में जो डिफरेंस है, मतलब कि वन से टू पे जाएं तो प्लस वन है, टू से थ्री पे जाएं तो प्लस वन है। तो ये जो प्लस वन है ये हमारे लूप का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इन इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम ना अपना लूप लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो हमारा एक जो लूप है वो कुछ इस किस्म का होगा कि फॉर लूप, चले हम लिख लेते हैं और हम कहते हैं कि ये फॉर लूप जो है ना वो शुरू करेगा k इज इक्वल टू वन से। ठीक है, जो इसका स्टार्ट पॉइंट हमने कहा था, और आगे आएगा के। अब इधर लेस देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम अब यहाँ पे थोड़े से एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये देखें कि जो ये नंबर्स हैं नीचे की साइड अगर हम जाएं तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब नंबर्स इंक्रीज कर रहे होते हैं तो हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं। जब लेस देन इक्वल टू आएगा, एंड वाला नंबर क्या है, फोर, तो इधर आ जाएगा फोर। और इंक्रीमेंट दो वैल्यूज के दरमियान में कितने का आ रहा था, मसलन टू से थ्री पे गए तो प्लस वन का आ रहा था, तो इधर आ जाएगा के इज इक्वल टू के प्लस वन। या आप ये लिख लें या आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं के प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा हो गया लूप। अब लूप के अंदर हमने क्या लिखना है वो देखते हैं। लूप के अंदर जो हमने लिखना है ना, ये चीज़ जब हमने लिख ली तो अब हम ना हमारा कोड हर बार जो है ना के की वैल्यूज़ के अंदर ये प्रोड्यूस कर रहा है कि पहली बार के की वैल्यू वन होगी,
दूसरी बार k की वैल्यू 2 होगी, तीसरी बार k की वैल्यू 3 होगी और चौथी बार k की वैल्यू 4 होगी। ये हमने अपने कोड में प्रोड्यूस करा लिया। अब हम इन k की वैल्यूज को यूज करते हुए ये लाइंस प्रिंट करेंगे। तो पहली बार जब k की वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं 1 1s are 1, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से कराएंगे कि हम एक printf की स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को जेनेरिक लिखेंगे ताकि सारी लाइंस खुद ही प्रिंट हो जाएं जब हम एक के लिए लिखें। तो किस तरीके से होगी कि पहले वाली लाइन में हम लिखते हैं परसेंटेज डी, एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक और नंबर के साथ, ठीक है, और इक्वल टू एक नंबर रिजल्ट में आ रहा है, ठीक है। पहला वाला नंबर क्या है? पहला वाला नंबर तो फिलहाल 1 है तो उसकी जगह हम सिर्फ 1 लिख देते हैं। दूसरा वाला नंबर क्या है? दूसरा वाला नंबर जो है ना वो k है। बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं ये k की वैल्यूज है ना। और तीसरा वाला नंबर क्या है जो कि ये है? वो तो पहला वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वाला नंबर है। तो पहला वाला नंबर है 1 और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वाला नंबर जो कि है k। तो ये आ गया हमारे पास उसका प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। अब आप देखें जब ये लूप रन होगा तो पहली बार इधर क्या आ जाएगा? इस जगह पे तो खैर हर बार 1 ही आएगा। इस जगह पे आप देखें चेंज हो रहा होगा। तो इस जगह पे पहली बार आएगा k की वैल्यू 1, तो इधर लिखा आ जाएगा 1 इंटू वन इक्वल्स टू यहाँ पे 1। दूसरी बार चलेगा k की वैल्यू इधर हो जाएगी 2, तो इधर लिखा आ जाएगा 1 इंटू वन इक्वल्स टू 2, ठीक है। और इधर बल्कि आपको साथ में इधर बैक स्लैश एन भी लिखना होगा ताकि ये हर बार अगली लाइन में जाए। अच्छा, और जब तीसरी बार चलेगा तो इधर 1 k की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 1 इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। चौथी बार 1 इंटू 4 आएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद k की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट करेगी और 5 हो जाएगी। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमने इस लूप के मदद से हमने देखा कि हमने ये वाला काम तो कर लिया है कि जो हमने ये वाली चीज़ पहले वाली प्रिंट करवानी थी, तो ये चीज़ तो अब प्रिंट हो रही है हमारे इस लूप से। लेकिन हमने सिर्फ यही नहीं करना, हमने ये अगले दो भी करने हैं। अब अगले दो हम किस तरीके से करेंगे? क्या हम 3 बार लूप लगाएंगे और फिर ये करेंगे? नहीं, ये तो कोई अच्छा एलिगेंट वे नहीं है कि हम इसी कोड को कॉपी करते रहें और पहली बार इधर 1 हो, फिर कॉपी पेस्ट करें, दूसरी बार इधर 2 लिखते हैं, तीसरी बार फिर कॉपी पेस्ट करें 3 लिख दें। तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है। एक और इससे बेहतर तरीका ये है कि हम इसको लूप की फॉर्म में लिखें। तो हम नेस्टेड लूप लगाएं और एक और लूप लगा दें कि लूप बेसिकली देखें ना, अगर आप अब इसको होलिस्टिकली अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि बाकी चीज़ तो हमने कर ली। अब जो ये जो सीक्वेंसेस थी, तीन जो पार्ट्स थे बेसिकली, हमने कहा था ना तीन पार्ट्स हैं कोड के, इन तीन पार्ट्स के दरमियान में चेंज क्या हो रहा है? इन तीन पार्ट्स के दरमियान में ये वाली वैल्यू है जो चेंज हो रही है कि ये पहले 1 थी, इधर ये 2 हो गई, फिर ये 2 ही रही यहाँ पे, फिर ये 3 हो गई और ये फिर 3 ही रही यहाँ पे। तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब वो फॉर लूप के अंदर एंटर हो जाता है ना अगले वाले फॉर लूप में, फिर वो वैल्यू सेम रहती है। लेकिन जब वो पहली बार एंटर होने लगता है ना उस टाइम पे इस वैल्यू को चेंज होना चाहिए। तो हम एक और फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, और उसको लिए अब हम लिखते हैं कि उसके वैल्यू का नाम मैं चले जे रख लेता हूँ। और इसकी वैल्यू शुरू कहाँ से होनी चाहिए? जहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो वो शुरू हो रहा है जी 1 से। इसके लिए अब कंडीशन क्या आएगी कि जे लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, पहले 1 है फिर 2 है फिर देखें 3 है, इस वजह से जे लेस देन इक्वल टू आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया। और लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? जो वैल्यू एंड वाली है, एंड वाली वैल्यू क्या है जी 3, तो इधर 3 आ जाएगा। और जे प्लस प्लस आएगा क्योंकि हर बार जब आगे जा रहा है, लूप से आगे जा रहा है, मतलब कि हमने ये नहीं देखना कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, हमने ये देखना है कि जब ये इस लूप से निकल के, मतलब कि ये पहला वाला इसका जो लूप है ना, ये पहला वाला लूप है, ये दूसरा वाला लूप है, तो इस लूप से जब वो अगले लूप में जा रहा है तो कितना इंक्रीमेंट आ रहा है? वो +1 का। इसी तरह इस लूप से इस लूप में जा रहा है तो वो इंक्रीमेंट कितना है? +1 का। इसलिए जे प्लस प्लस आएगा, ठीक है। अब वो जे की जो वैल्यू चेंज हो रही है उस वैल्यू को हम कहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये वैल्यू लाइंस खुद ही प्रिंट हो जाएंगी। तो देखिए जब पहली बार ये जो जगह थी ना जहाँ पे हम कह रहे थे कि ये यहाँ पे हम कह रहे थे कि 1 लिख देते हैं और 1 मल्टीप्लाइड बाय के कर लेते हैं, इसकी जगह पे हम जो है ना अगर जे को सब्सटीट्यूट कर दें और इसी तरह इसकी जगह पे भी हम जो क्या है जे को सब्सटीट्यूट कर दें, तो अब आप अगर कोड रन करेंगे ना तो क्या होगा? तब ये होगा कि अब सबसे पहले जे की इस लाइन के ऊपर आपका कोड आएगा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आके वो जे को कहेगा कि जे इज इक्वल टू है ना 1 है, ठीक है। अब j इज इक्वल टू जो है ना वो 1 कर देगा और साथ ही इस वाले लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है, j इज इक्वल टू 1 रख के। अब ये लूप पूरा उसी तरीके से चलेगा जैसे आपने पहले हमने देखा था, और बस इधर पहले हमने 1 लिखा हुआ था उसकी जगह पे अब j की वैल्यू आ जाएगी जो कि पहली बार में 1 ही है। तो पूरा लूप वैसे ही चलेगा। जब ये सारा लूप रन हो जाएगा तो दोबारा से हम इस लूप की कंडीशन पे आ जाएंगे और j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और फिर आप इस लूप के अंदर दोबारा से आ जाएंगे जो अगला वाला लूप है, और ये सारा लूप अब रन होगा इस जगह पे 2 के साथ। तो वो जो हम कह रहे थे ना कि हम इसी में 1 की जगह पे अगर 2 लिख दें और फिर 1 की जगह पे 3 लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखें वही काम हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन बस एक एलिगेंट तरीके से हमने किया है, एक नेस्टेड लूप लगा के, ठीक है। अब ये हमने अगर फॉर लूप लगा ली है तो अब हमने काम हमारा रह क्या गया कि इससे पहले हमने कोड में सिर्फ इन वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक के नाम से और एक जे के नाम से,
ठीक है, ये दो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए। इससे के जो ये सारा काम है हम करेंगे मेन के फंक्शन में, और साथ हम लाइब्रेरीज डिफाइन करेंगे, तो साथ ही हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने यही वाले सारा जो हमने कोड लिखा है ना, इसको जाके ना अपनी आईडीई के ऊपर लिखते हैं और देखते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट, क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपनी आईडीई की तरफ। तो ये आगे जी हम आईडीई पे, तो सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी कोड का, कि हमने अगर printf का फंक्शन यूज़ करना है तो हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ती है stdio.h की। तो वो हमने इंक्लूड करा ली क्योंकि हम printf का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमने मेन का फंक्शन जनरेट करना होता है, क्योंकि मेन का फंक्शन जो है ना वो डिफाइन करने से कोड को एंट्री पॉइंट मिल जाता है उसने कहाँ से शुरू करना है, वो हो गया। नेक्स्ट हमने बताना होता है कि जो हमारे कोड है ना उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ होंगे। तो दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं जे और के, तो उनको हम इधर डिफाइन कर देंगे, इंटीजर वेरिएबल्स हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि हमने वो लूप लगाना था, बस जो हमने वहाँ पे लिखा था एग्जैक्टली वही लूप मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसा मैं चेंज नहीं कर रहा। तो जे लेस देन इक्वल टू 3 था और जे प्लस प्लस था। इसके अंदर हमने एक लूप लिखा था, उसमें हमने कहा था कि के जो है ना वो होगा इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल टू 4 और के प्लस प्लस। ठीक है, और इसके भी अंदर फिर हमने कंडीशन लिखी थी, जो अपनी प्रिंट की हमारी स्टेटमेंट थी वो हमने लिखी थी इसके अंदर, जिसमें कि हमने कहा था कि ये होगी परसेंटेज डी मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज डी, जो है ना उसका एंड रिजल्ट होगा परसेंटेज डी। और पहले वाली जगह के ऊपर हमने कहा था आ जाएगा जे, दूसरी वाली जगह पे आ जाएगा के, और तीसरी वाली जगह के ऊपर आ जाएगा जे मल्टीप्लाइड बाई के। ठीक है, और यहाँ पे एक बैक स्लैश एन था। ठीक है, अब हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी क्या वो मिल भी रही है हमें या नहीं मिल रही। तो ये हमने इस कोड को रन किया और हमारा रिजल्ट आ रहा है उसी तरीके से कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 1, 3 जार 3। और देखिए ये हो गया वो पहला सेक्शन, वो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 वाला। ये दूसरा सेक्शन हो गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 वाला। और ये तीसरा सेक्शन हो गया कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4 वाला। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इस कोड को मॉडिफाई करना है कि वो ये वाले जो नंबर्स प्रिंट करा रहा है ना अभी 1, 2 और 3 का टेबल बेसिकली प्रिंट करा रहा था, आपके वाले केस में इसको कराना चाहिए 5, 6 और 7 का टेबल। और ये प्रिंट कराता है ना कि 5 4 तक, मतलब कि 1 4 जार 4 तक गया है, 2 4 जार 8 तक, आपके वाले केस में उसको 5 तक जाना चाहिए। तो 5 का जो टेबल होगा वो 5 5 जार तक जाएगा, 6 का जो टेबल होगा 6 5 जार तक जाएगा, और 7 का जो टेबल होगा वो भी 7 5 जार तक जाएगा। ठीक है, और उसको आपने प्रिंट कराना है। तो अगर आप वो काम कर लें तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी इस कोड की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और आपको नेस्टेड लूप बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं।